चलो। हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमने अभी तक पढ़ा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है हमारा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। मैं अगर आप लोगों से नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछूं तो इकोनॉमिक्स क्या है, क्या है इकोनॉमिक्स? जोर से बोलो। मनी फ्लो होता है जो। अर्थशास्त्र। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग किसी ने भी करेक्ट डेफिनेशन नहीं दी। मेरे अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है ना वो है थ्योरीज। थ्योरीज रिलेटिंग टू मार्केट। मार्केट का मतलब आपका पूरा मार्केट, मार्केट इन द सेंस इन द होल वर्ल्ड, यानी कि इन द होल वर्ल्ड इन द सेंस गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, आपकी फर्म्स, आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, हर चीज में जितनी भी जगह। और वहीं मैं अगर बात करूं बिजनेस, तो व्हाट इज बिजनेस? धंधा। धंधा मतलब पैसा कमाना, ठीक है। पैसा कमाना मतलब मनी में डील करना, दैट इज। तो इकोनॉमिक्स को जब मैं बिजनेस के साथ लिंक करूंगी उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये हम अभी आगे भी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट मैं यहीं पे बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स को जब मैं इंटीग्रेट करूंगी, इंटीग्रेट का मतलब जब मैं मिक्स करूंगी बिजनेस के साथ, मैं इकोनॉमिक्स को बिजनेस की टर्म्स में पढ़ूंगी तो उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस इकोनॉमिक्स। और हम सारी चीजें जो हम पढ़ने पढ़ने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट में, जितनी भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, उसमें हम इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिसेस को हम ये रिलेट करके देखेंगे कि अगर हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को उठाकर डिमांड, सप्लाई, प्राइसिंग, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, प्रोडक्शन, इनको उठाकर अगर मैं इंडस्ट्री, फर्म, या फिर अपनी अगर मैंने खुद की एक दुकान खोली हुई है, मैं उसमें वो सब चीजें लगाऊंगी, उन सारी थ्योरीज को लगाऊंगी, तो मेरा क्या एनालिसिस रहेगा। ठीक है, ये सब पढ़ने के लिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। समझ गए बात? इसमें हमारी दो यूनिट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन वाली। सेकंड यूनिट में हम इसके बारे में और डीप स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं बिजनेस का। साथ में लिखते रहना, नहीं तो छूटता चला जाएगा। लिख लेना साथ साथ में, ठीक है। और वो तुम लोग देखना कि तुम लोग कैसे करोगे। बिजनेस का बेसिक मतलब क्या है? क्या मतलब है? धंधा, ठीक है। धंधे में हमारी क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, हमारी पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, हमारी, और एग्जाम्पल दो बिजनेस का। ट्रांसपोर्ट हो गई, कोचिंग इंडस्ट्री हो गई, स्कूलिंग, एजुकेशन, हर चीज, मेडिकल, ये सारी इंडस्ट्रीज मिला के हमारी बिजनेस में ही डील करती हैं। बहुत कम यूनिट्स आज की डेट में ऐसी हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाती हैं, बट मेनली जो मेजरली यूनिट्स हैं वो सारी हमारी बिजनेस की तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को आज की डेट में मॉनेटरी टर्म्स में डील करना होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे बेसिक जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, एटसेट्रा। एक या दो एग्जाम्पल बहुत है, क्योंकि देखो पेपर में थ्योरी तो लिखने के लिए आने नहीं वाली। तुम्हें इन द सेंस क्या पता होना चाहिए, नॉलेज पता होनी चाहिए, ताकि तुम लोग एमसीक्यूज में अपना माइंड यूज करके सारी चीजें रिकॉल करके आंसर इजीली दे पाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे बिजनेस की, तो बिजनेस जो होता है ना वो बेसिकली हमारे में हेल्प करता है कि हम इनपुट्स को ट्रांसफर कर दें आउटपुट्स में। हम इनपुट्स को कन्वर्ट करेंगे। इनपुट्स क्या हो सकते हैं बिजनेस के? आंसर करो। रॉ मटेरियल और, रॉ मटेरियल और, आंसर देते रहो क्लास में, देखो शांत, किसी को नहीं बैठना। फैक्टर, सर्विसेज और, बताओ। रॉ मटेरियल, लेबर, मटेरियल, उसके बाद हमारा हर चीज, धन, पैसा। देखो
हमारे जो मटेरियल हो गया, लेबर हो गई हमारा। अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो भाई हमारा लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हर चीज हमारा मैनेजमेंट का दिमाग, एक एक चीज हमारी इनपुट में जाती है। ठीक है, वहीं अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो आउटपुट में क्या निकलता है? फाइनल गुड्स, गुड्स और सर्विसेज। हम सिर्फ गुड्स में डील नहीं करते, सर्विसेज भी तो देते हैं। अगर मैं होटल मैनेजमेंट की बात करूँ तो वहां पे सर्विसेज भी तो जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनपुट्स की बात करूँ तो इनपुट्स में क्या आएंगे हमारे? रॉ मटेरियल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, एटसेट्रा। वहीं अगर मैं आउटपुट्स की बात करूँ तो क्या आएंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, लिख लिया? जहां पे रुकना हो मुझे बता देना। ठीक है, लिख लिया? धंधे का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग को मैं और क्या बोल सकती हूँ? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी बोल सकती हूँ। वहीं अगर मैं बात करूं किसी एनपीओ की, या मैं बात करूं किसी एनजीओ की, तो वो प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा, तो वो क्या कमा रहा है? वेलफेयर कर रहा है। क्या वेलफेयर को हम क्या नाम दे सकते हैं? अगर मैं बेनिफिट्स के टर्म में बात करूं तो हम क्या नाम दे सकते हैं? वो देते हैं हमें सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, अब जब मैं बात कर रही हूँ एक बिजनेस की, तो बिजनेस में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? अगर मैं कोई धंधा खोल रही हूँ, धंधा खोलने के लिए मेरे मेन क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं? आस्किंग, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कब बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रहेगा, कब बेचना है, कौन सी मार्केट को बेचना है, कौन से टारगेट कंज्यूमर्स होंगे, ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा। ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी होंगी, इन्हें ही सॉल्व करने के लिए हम हमारी इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे ये जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ, व्हाई, एटसेट्रा, ये हमारी बेसिक बिजनेस प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और इनको ही सॉल्व करता है हमारा क्या? सॉल्व्ड बाय इकोनॉमिक्स। लिख लिया सबने? क्या? ये सॉल्व्ड। चले आगे? हो गया? हो गया पीछे दोनों? सबरदास हो गया? दिशा हो गया? अच्छा, अब जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तो हर चैप्टर में कुछ कुछ नाम आएंगे। ठीक है, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और वो नाम याद करने ही करने पड़ेंगे। क्योंकि हमें पता है क्या देगा क्वेश्चन पेपर में? हमें क्या देगा? डेफिनेशन दे देगा और बोलेगा कि ये किसने दी। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे आएगा? कभी हमने इकोनॉमिक्स जैसे हमने पढ़ी है, संदीप गर्ग पढ़ी होगी सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में शायद सलीना चलती है। कौन सी चली थी? हाँ, धीरे ही बोलते हो क्या इतनी? तेज बोलो थोड़ा। रैंक करके चलती है। तो हमने देखा होगा डिमांड का अगर कोई चैप्टर खुला है तो
10 to 15 डेफिनेशंस दे रखी होती हैं स्टार्टिंग में, और नीचे एक ऑथर लिखा हुआ होता है। ठीक है, देखिए कभी ध्यान से। और मैम कभी पढ़ाती नहीं है, बोलती है कि कोई सी भी जो इजी लग रही हो वो याद कर लो, यही बोलती होंगी टीचर्स स्कूल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक एक डेफिनेशन का ऑथर याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्या आएगा, डेफिनेशन एज इट इज उठकर आएगी, ऑथर के 4 ऑथर के नाम ऑप्शन में आ जाएंगे और बताना है कि कौन से ऑथर ने वो डेफिनेशन दी है। तो मैं अपनी साइड से बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं एक कीवर्ड निकाल दूं। ठीक है, कि एक कीवर्ड हाईलाइट हो जाए हर एक डेफिनेशन का, उस ऑथर के साथ नाम लिंक करके। किसी किसी डेफिनेशन का नहीं हो पाएगा तो देखो स्टूडेंट्स का दिमाग भी बहुत ज्यादा चलता है, थोड़ा सा तुम भी समझ जाओ किस दिमाग की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वैसे हम लिंक करके थोड़ा बहुत उन सब चीजों में निकाल लेंगे। बट कुछ कुछ चैप्टर्स में एक या दो नाम है तो वो इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये हो गया, मैं आगे कर दूं पेज। अब हम बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स की। देखो इस पूरे ही चैप्टर में हमारे दो ही टर्म्स हमें सुनाई आ रहे हैं, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। बिजनेस के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, गुड। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें मम्मी ने 1000 रुपए दिए, तुम्हारा बर्थडे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सब अपने दिमाग में एग्जाम्पल इमेजिन करना। दिमाग में क्या आएगा कि वो 1000 रुपए कैसे खर्च करेंगे, क्या आएगा? क्या खर्च कहाँ करने पड़ेंगे, मतलब कहाँ मन करेगा खर्च करने का? खाने पीने में, खाने पीने में, दोस्तों को पार्टी देने में, कपड़े खरीदने में, शॉपिंग। ये नहीं मन करेगा? बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी एकदम से दिमाग में, 1000 रुपए आए यार, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, काश 1000 रुपए और मिल जाते तो मूवी भी दिखाता, ये भी कराता, वो भी कराती। ऐसा नहीं लगता एक बार को फीलिंग नहीं आती ये वाली? आती है कि नहीं आती? तो हमें एक ना एक बार को ये नहीं लगता कि हमारी वांट्स जो है, जो हमारी चाहते हैं वो अनलिमिटेड है। ठीक है, वो बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है, मतलब हम पे जितने रिसोर्सेज है ना, वो हम हमारी सोच उसमें कभी रहेगी नहीं, कभी उस लिमिटेड दायरे में हमारी सोच रह ही नहीं सकती। हमारी जो सोच है वो हमेशा इतनी ब्रॉड रहेगी, वेराज हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हमेशा इतने से रहेंगे। ठीक है, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं एक बुक भी खरीद लूंगी, मैं शॉपिंग भी कराऊंगी, मैं मूवी भी चली जाऊंगी, मैं दोस्तों को पार्टी भी दे दूंगी। ठीक है, 1000 रुपए और मिल जाते तो ये भी हो जाता, वो भी हो जाता, ये भी हो जाता, वो भी हो जाता। ठीक है, लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, एट दी एंड एक बुक खरीद के और शांति से घर बैठ जाओ, या फिर मूवी देखकर आके शांति से घर बैठ जाओ। तो यही एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग निकालना, ये एनालाइज करना कि मैं कहाँ पे पैसे खर्च कर सकती हूँ या फिर मैं कहाँ पे अपने रिसोर्सेस को लगा सकती हूँ, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि अपनी अनलिमिटेड वांट्स को उन छोटे रिसोर्सेज में सेटिस्फाई कर देना। ठीक है, समझ में आ गई डेफिनेशन, इजी हो गई डेफिनेशन अब। तो यानी कि आपके पेपर में क्या आएगा, डेफिनेशन आएगी, या फिर डेफिनेशन को आधा दे देंगे और टुकड़ों में डेफिनेशन का बचा हुआ पार्ट पूछ लेंगे। समझ गए? क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन आधी दे दी, बचा हुआ पार्ट पूछ लिया, डेफिनेशन दे दी, टर्म पूछ ली कि किस चीज की डेफिनेशन है, या फिर अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड वांट्स को फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे दिया। ऐसे करके क्वेश्चन पुट ऑन करेगा। समझ गए बात? अब इसके बारे में हम लिखना शुरू करते हैं। जो हमारे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स को सबसे पहले जो डिफाइन किया था वो एडम स्मिथ ने किया था। ये नाम हमें याद करना है। ठीक है, इसको सबसे पहले डिफाइन किसने किया था? हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ऐसे में एग्जाम क्वेश्चन पे ई क्यू बना दूंगी, जहाँ पे भी मुझे लग रहा है एग्जाम क्वेश्चन है वहां पे ई क्यू बना हुआ मिलेगा। तो पेपर में तुम मतलब अपने नोट्स पे तुम अपने अकॉर्डिंग उस चीज को हाईलाइट कर लेना। ठीक है, अगर हाईलाइटर अभी चाहिए तो बाहर से मेरे बैग में से किट निकाल लो, उसमें से हाईलाइटर अभी फिलहाल के लिए ले लो। नहीं चाहिए है? हाँ, मतलब घर जाके फाइनल बना लेना, या फिर कल जो भैया रजिस्टर देंगे उसमें बना लेना फाइनल तरीके से रजिस्टर में अच्छे से नोट्स। और ऐसा मत समझना कि मैं नोट्स चेक नहीं करूंगी, मैं ए टू जेड सबके नोट्स चेक करूंगी, मुझे नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बने हुए सबके चाहिए। ठीक है, बता रही हूँ मैं ये चीज पहले ही सबको। हाँ, तो एडम स्मिथ ने एक बुक बनाई थी। ठीक है,
उस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन। अब मेरी मान के तुम इस नोट्स में क्या कर सकते हो, इस पूरे ही टॉपिक को स्टिकी नोट्स में लिखो, इस पूरे डायग्राम को स्टिकी नोट्स में बनाओ, ईयर भी अभी मैं लिख रही हूँ, ईयर को, इस पूरे बंदे को, बुक को लिखो स्टिकी नोट्स में, और स्टिकी नोट्स को रजिस्टर में चिपका लो। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट हो जाएगी, और उसके ऊपर बड़ा बड़ा EQ लिख दो, या फिर तुम्हें अगर स्टार बनाना हो स्टार बना दो, मैं VIP लिखती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह अपने नोट्स में। ठीक है, तो ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख लो। ठीक है, समझ में आ गई। इन्होंने जो बुक लिखी थी, वो इन्होंने बुक लिखी थी हमारी, हाँ बुक का पूरा नाम ये था, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना नाम बहुत इनफ है, बहुत इनफ है, क्योंकि इतना डीप में वो नहीं जाएगा। लिख लिया, लिख लिया। और जो हमारे इकोनॉमिक्स का वर्ड है ना, उसका ओरिजिन है, देखो ये भी याद करना पड़ेगा, इसमें भी एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है। ओरिजिन है हमारा ग्रीक वर्ड से, किसी को पता है? ये तो हमने 12th में भी पढ़ा हुआ है, पता है किसी को? याद है? सुना है? याद नहीं आ रहा? ओइकोनॉमिया, याद रहेगा? याद रखना पड़ेगा, ओइकोनॉमिया, याद रहेगा? याद रहेगा? सब बोलो एक बार जोर से, जोर से सारे एक साथ बोलो। गुड। और इकोनॉमिया का मतलब है हमारा हाउस होल्ड। लिख लिया? जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना, वो स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ, क्या करता है ये, अभी मैंने बताया, रिपीट करो, एलोकेट करता है, क्या करता है एलोकेट, स्कार्स रिसोर्सेज को, यानी कि जो हमारे कम रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको एलोकेट करता है हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, और यही डेफिनेशन आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पेपर में उठकर आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? Processes by which the scarce resources are allocated अच्छा एक बात बताओ, जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज इन द सेंस जो हमारे वो 1000 रुपए होंगे, वो सबसे ज्यादा बेस्ट यूज कहाँ हो पाएंगे? अपने मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट यूज कहाँ हो पाएंगे, जहां उनकी सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से यूज होगी, मतलब जहां पे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, समझ रहे हो?
मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? यानी कि सबसे ज्यादा उसको तुम एलोकेट कहाँ कर पाओगे, जहाँ पे उसकी सबसे ज्यादा वाली जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पीछे ही पड़ गए, तुम्हें गालियां दे रहे हैं कि भाई पार्टी दे दे, पार्टी दे दे, पार्टी दे दे, तो तुम्हें पार्टी देनी ही देनी पड़ेगी, समझ गए? तो तुम्हें एट दी एंड पैसे वहां खर्च करने ही करने पड़ेंगे। तो यानी कि वो तुम्हारी एक नीड पैदा हो गई, समझ रहे हो? मैं तुम लोगों की लैंग्वेज में एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब ये कोई रिलेटिव एग्जाम्पल नहीं है, बट मैं स्टिल एक एग्जाम्पल फ्रेम कर रही हूँ कि वो एक एग्जाम्पल है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पीछे पड़ गए, तो वो तुम्हारी एक जरूरत है ना, तुम्हें वो जरूरत पूरा करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो वो पैसा तुम्हें जब मिल रहा है तो तुम्हारी सबसे पहली वाली नीड क्या होगी, तो उसकी तुम उनकी नीड को सेटिस्फाई कर दो। वो भी तो तुम्हारी नीड ही बन रही है ना एक तरीके से, एट दी एंड पार्टी तो तुम्हें उन्हें देनी ही देनी है, वो वाली कहानी बन रही है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट समझ में आ गया? तो हमारे जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज है वो बेस्ट तरीके से यूज कहाँ पर होंगे, जहाँ पे उनकी सबसे ज्यादा वाली जरूरत होगी। ठीक है, तो जितने जितने भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, बेस्ट यूज कहाँ होंगे? देखो, मेरी हिंदी की स्पेलिंग्स पे मत जाना, मैं पहले ही बता रही हूँ मेरी हिंदी बहुत वीक है। किससे से ऐड कर दो उसे? ये छोटा हो जाता है ना, कैसे होता है? पूरे को क्या करूँ? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बेटर दिख रहा है ना? दिख रहा है, फोन में दिख जाएगा ना अगर फोन में शेयर होगी ये चीज तो। ठीक, लिख रही हूँ, आगे बताओ। अब ये पूरी जो डेफिनेशन है हमारी, ये जो हमारी डेफिनेशन है, इससे हमारे दो फंडामेंटल फैक्ट्स पता चल रहे हैं। एक कि ह्यूमन बींग्स की अनलिमिटेड वांट्स है। है कि नहीं है? हमारी इच्छा है तो अनलिमिटेड है, बढ़ती ही जाएंगी समय के साथ, वो बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज है। स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? स्कार्स का मतलब कम, लिमिटेड, गुड। लिख लिया? लिख लिया? ये एक पेज पे समा जाना चाहिए टॉपिक इकोनॉमिक्स का, ताकि तुम्हें पेपर जब तुम रिवाइज करो ना, तो तुम्हें ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए तुम्हें पेपर पलटने पड़ रहे हैं, समझ गए? चाहे इकोनॉमिक्स आधे पेज पे समा गया तो तुम क्या करो कि उस आधे पेज को छोड़ दो, उस पे दूसरा टॉपिक शुरू ही मत करो। एक टॉपिक एक पेज के लिए इनफ है, चाहे तुम्हें कॉपी को टिल्ट करके नोट्स बनाने पड़े, समझ गए? मेरी बात समझ में आ गई सबको? और हाइलाइटर्स प्लीज अगर हो पाए तो यूज कर लो, अगर नहीं है तो उनको परचेज कर लो, और स्टिकी नोट्स तो प्लीज परचेज कर लेना। और मेरी मान के, जो अकाउंट्स में विवेक भैया पढ़ाएं, मैथ्स में अभिषेक भैया पढ़ाएं, और तुम्हें लॉ में कन्हैया भैया पढ़ाएं। ठीक है, कन्हैया भैया भी कहेंगे नोट्स मत बनाना, या विवेक भैया तो कहेंगे ही कहेंगे मत लिखो, पढ़ाते टाइम मत लिखो। मैं ढीठ थी, मैं फिर भी लिखती थी। लिखते रहना, लिखते रहना भैया, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो पेपर के लिए इतनी रेलेवेंट होती हैं, और इतनी ज्यादा रेलेवेंट होती हैं, और वो हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो एक एक चीज लिखना, लिखने से
तुम्हारी मेमोरी भी रिकॉल होती है, तुम्हें चीजें याद भी हो जाती हैं, और तुम्हारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तुम्हारे पास एक नोट्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में, और ये आज के लिए नहीं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, हर एक लेवल के लिए नोट्स अपने प्रिपेयर करके चलो। मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, सीए की लाइब्रेरी है, ठीक है, वहां लाइब्रेरी में हर एक स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी नोट्स नहीं बनाता, कोई भी, सब बुक से पढ़ते हैं, और मैं अपने नोट्स बनाने में लगी रहती हूँ घिसक पड़ जाके। मैं लिटरली, मैं लिखने में लगी रहती हूँ, लिखने में लगी रहती हूँ, मैं बिल्कुल लिखने में पागल हुई रहती हूँ। और एट द एंड पता है क्या होता है, पेपर के टाइम पे मैं बस, मेरे पास क्या होता है, वो नोट्स होते हैं पढ़ने के लिए, मैं कभी बुक से नहीं पढ़ती। और ये नोट्स इसीलिए ही है क्योंकि पेपर के टाइम पे इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इतनी मोटी बुक देख के अच्छा खासा इंसान होपलेस हो जाता है। पेपर के टाइम पे ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर पढ़ के भी इतनी बुक तो अभी पेंडिंग पड़ी है, क्या क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े। समझ गए मेरी बात? इसलिए नोट्स बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। अब जब हमारी ये डेफिनेशन आई, तुम्हें लगता है कि ये डेफिनेशन इतनी इनफ है? क्या लगता है कि क्या ऐड हो सकता है इस डेफिनेशन में, मतलब क्या कमी है? तुमने बोला नो, तो क्या कमी है? अभी नो बोल दिया और अब कमी भी नहीं लग रही। दोनों ने बोला था नो। और सबसे पहले तुमने ही बोला था। चलो मैं बताती हूँ, जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, ये तो देखो डेफिनेशन पुरानी है, एडम स्मिथ 1776 में उसने डेफिनेशन दी है। जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, 19 वाले, 20s वाले, 18s वाले, उन्होंने क्या देखा कि ये डेफिनेशन जो है ना थोड़ी लिमिटेड है, मतलब इसमें इकोनॉमिक्स को ना थोड़ा कम बताया गया है। इकोनॉमिक्स इतनी छोटा नहीं है, बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। जो इकोनॉमिक्स है, जो हमारे इन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने हमें बोला था, उनके लिए डेफिनेशंस नैरो है। क्यों नैरो है? उन्होंने बोला कि इतने इकोनॉमिक इश्यूज हैं, अगर आज की डेट में डे टू डे लाइफ, अगर हम आज की लाइफ देखें, नैरो मतलब अच्छा, सॉरी। ठीक है यार, इतना तो इग्नोर कर सकते हो। पिछले वाले बैच में नमन था, भी बाहर मिला था मेरे को, वो मैं पढ़ाती थी, वो एक एक स्पेलिंग ना, वो जैसे तुम लोग तो स्पेलिंग इतनी नोटिस नहीं कर रहे, वो एक एक स्पेलिंग, अगर इज में अगर एस गलत बन गया ना, वो उसको भी नोटिस करता था। आज मैं जब नोट्स प्रिपेयर कर रही थी तुम लोग को पढ़ाने के लिए, मैं ऐसे थी यार, नमन अगर आज भी क्लास में आ गया, वो आज फिट होकेगा, आज वो फिट होकेगा, तो बार बार मेरे को यही चीज लग रही थी। चलो कोई नहीं। उन्होंने ये बोला कि अगर आज की डेट में हम डे टू डे लाइफ को देखें, तुम एक बात बताओ कि अगर कोविड आता, कोविड के टाइम पे क्या लिमिटेड वांट्स भी सेटिस्फाई हो रही थी? नहीं हो रही थी। अनलिमिटेड वांट्स तो बहुत दूर की बात है, लिमिटेड वांट्स भी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। क्या स्कार्स रिसोर्सेज भी थे हमारे पास? स्कार्स रिसोर्सेज भी नहीं थे, कम रिसोर्सेज भी नहीं थे हमारे पास, तो जीरो रिसोर्सेज थे उस टाइम पर। मतलब हम लोग तो फिर भी, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास वाले लोग जो थे वो तो फिर भी सरवाइव कर गए, बट जो लोअर क्लास वाले लोग थे, लोअर लोअर वाले जो लोग थे, वो तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं, रद्दड़ हो गए थे, मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द लीग चले गए थे वो लोग तो, है ना। उन्होंने सरवाइव कर लिया, वो ही एक बहुत बड़ी बात है, अगर उनके लिए, अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने यही चीज बोली थी, उन्होंने यही पॉइंट उठाया था कि जितने भी हमारे आज की डेट में डे टू डे लाइफ के जो इश्यूज है, जैसे कोविड आया, हमारे 2009 में ग्लोबल क्राइसिस आया था, ये सारे इश्यूज को अगर हम कंसिडर करें, तो ये डेफिनेशन इतनी है ही नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है ही नहीं। इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है। इतने सारे ये जो हमारे क्राइसिस आते हैं, क्राइसिस इतनी डेफिनेशन में कभी फुलफिल हो ही नहीं सकते। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने डेफिनेशन जो दिया, उन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दी, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज मच वास्ट देन दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन जो था वो बेसिकली यही था कि पेंडेमिक्स, हम इसके पीछे का बेसिक रीजन हम यहाँ पे पेंडेमिक्स लिख सकते हैं। और इसमें आपकी जो ये आईसीआई का मॉड्यूल है, उसमें दो तरीके के एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक दे रखा है आपका कोविड-19 वाला, और ग्लोबल क्राइसिस। नॉट सो रेलिवेंट फॉर द एग्जाम पर्पस, बट स्टिल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए।
ठीक है, पेज टर्न कर ले। नहीं, किसने नहीं बोला? कर ले, कर लूं? चलो, जब हम बात करते हैं, अभी ये एक एग्जाम क्वेश्चन है और ये पेपर में ना एज इट इज ये सेंटेंस आया था, ठीक है, बहुत रेलेवेंट है। मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस, दो सेंटेंस बोलूंगी, दोनों कॉन्ट्ररी होंगे बट दोनों सेंटेंस मिला के एक पूरा फ्रेज बन रहा है, ठीक है। सेंटेंस इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी टैकल्ड। क्या मतलब निकल रहा है? लिखूं? लिखूं मैं? बताओ क्या मतलब निकल रहा है, या नहीं होंगी? यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ना वेस्ट है? इस सेंटेंस से तो यही पता चल रहा है, मतलब इस सेंटेंस को पढ़ के तो आने नहीं वाली है ना, यही तो बोल रहा है ये सेंटेंस, राइट। वहीं अब इसका जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, वो ये बोलता है बट। ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? बोलो। इस सेंटेंस का मतलब बताओ। ट्रांसलेट करने को थोड़ी बोला है, मतलब बताने को बोला है मैंने। बताओ। स्टेप ले सके, अच्छा। खांसी हुई तो क्या खाते हो? विक्स की जुकाम हुआ तो क्या खाते हो, कौन सी दवाई खाते हो? डिकोल टोटल? सिट्राजन? सिट्राजन तो खुजली की होती है खुजली की होती है ना वैसे वो दवाई तो। हम्म। चलो, ये हमें बता, देखो इकोनॉमिक्स में हमें फर्स्ट सेंटेंस बोलता है कि ये जो हमारी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स है ना वो हमारे किसी काम नहीं आने वाली।
वो हमें कोई भी प्रॉब्लम के साथ टैकल करने में हेल्प करेगी ही नहीं करेगी। यानी कि मुझे हुआ है कोविड और मैं डोलो खा के काम चला रही हूँ, समझ गए? यानी कि मेरे किसी काम नहीं आने वाली डोलो तो खा के। अब नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है लेकिन वो मुझे मदद करेगी कि मुझे एक राइट पर्सपेक्टिव, एक राइट मेजर मिल जाए ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम को समझ के उसका क्योर निकाल सकूं। समझ गए? यानी कि डोलो खाने के बाद कोविड का टेस्ट करा लिया, समझ गए? यानी कि ये हमारा एक कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है और ये उसका अपोजिट स्टेटमेंट है, समझ गए? ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज उठकर ये स्टेटमेंट एग्जाम में आया था और ये एग्जाम में पूछ लिया था। पेपर में आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर नहीं आया था और ये शायद हमारे ही अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, मैं खुद बता रही हूँ, मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर बिल्कुल उधर गया था, मैं आधे से ज्यादा तुक्के मार के आई थी, जबकि नेगेटिव मार्किंग थी मेरे पेपर में। ठीक है, तो मैं खुद बता रही हूँ ये चीज कि तुक्के तो बिल्कुल मार के मत आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। बहुत गंदी एडवाइस दे रही हूँ एज अ टीचर, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके आईसीआई के मॉड्यूल में भी बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस को बिल्कुल भी इग्नोर हमें नहीं करना। क्लियर हो गई बात? इस सेंटेंस में कोई डाउट किसी को भी? पक्का? चले आगे, चल। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप बढ़ता है वो हमारा बात होता है, अब देखो हमने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, हमने इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। बाहर वाले को बुलाया होगा, गेट बंद कर लो, गेट बंद कर लो एक जना उठ के। वंश एक बार पूछ लो, भैया तुम्हें ही तो नहीं बुला रहे? बुला नहीं रहे होंगे क्योंकि बाहर वंश वर्मा बैठा, उसको बुला रहे होंगे भैया 100%। करें, हम शुरू करें? चलो, जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसके हमारे दो नाम है, ठीक है, और दोनों नाम से अलग अलग डेफिनेशंस निकल रही है। ठीक है, हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस और बहुत सारे अलग अलग लोगों ने वो डेफिनेशंस दी हुई हैं। साइड रख दो। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने वो बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक नाम बताया हुआ है, बट डेफिनेशंस काफी सारी दी हुई हैं और वो डेफिनेशंस एज इट इज उसके पेपर में आ जाएंगी। ठीक है, हमारी फर्स्ट नाम जो हमारा इकोनॉमिक्स का दिया हुआ है वो हमारे इकोनॉमिक्स का नाम दिया हुआ है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और वो क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है वो इंटीग्रेट करती है क्या? बताओ, मैंने बता चुकी हूँ मैं ये बात। क्या इंटीग्रेट करती है बिजनेस को इकोनॉमिक्स के साथ? हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अब। देखो, हमारा बिजनेस क्या है? धंधा। कैसे याद रखोगे इसे? और इकोनॉमिक्स क्या है? थ्योरीज। ये सारी थ्योरीज हमें बिजनेस के साथ टैकल करके फिर पढ़नी है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन तो सबने पढ़ी होगी 12th में मैथ्स में। इंटीग्रेशन में क्या होता है? जोड़ते ही तो है हम चीजों को साथ में, तो इंटीग्रेट करती है बिजनेस विद इकोनॉमिक्स। इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑल। ठीक है, समझ में आ गई ये डेफिनेशन? सबसे इजी डेफिनेशन है ये। हमारी जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी होती है वो कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं? क्या क्या पढ़ा है हमने? डिमांड, सप्लाई, और बताओ, कॉस्ट, और गुड, और प्रोडक्शन के साथ एक चैप्टर और होता है रेवेन्यू। गुड, गुड। ये सारे चैप्टर्स हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं पूरी बुक में।
और इससे बाहर कुछ है ही नहीं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। वहीं अगर मैं धंधे के बारे में बात करूँ तो वहीं हमारी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। बिजनेस प्रैक्टिसेस में हमारी फर्म, इंडस्ट्रीज, आपकी कंपनी, पार्टनरशिप, ये सब चीजें आपकी आएंगी, ठीक है। जब हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक क्लोज रिलेशन होता है एक बिजनेस का और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस का, ठीक है। बिजनेस यानी कि धंधा और इकोनॉमिक्स प्रैक्टिसेस यानी कि हमारी थ्योरीज, ठीक है। बहुत क्लियर डेफिनेशन है। देखो किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रॉफिट। और पैसा लगाना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है। बताओ बताओ, मैं लिख नहीं रही अभी वो चीज। मैं लिख नहीं रही वो चीज, बताओ, मैं तुमसे पूछ कर ही लिखूंगी। डिपेंड्स ऑन। हाँ या ना? अगर तुम्हारा डिसीजन ही गलत है, तुम्हें 10 लाख की जगह लगाने सिर्फ 1 लाख ही थे, तो 9 लाख तो वेस्ट ही हो गए, ठीक है। समझ में आ गई बात? रॉ मटेरियल लगाना तो कम का था, लगा इतना सारा दिया, वेस्ट ही तो जा रहा है वो सारा, आगे काम थोड़ी आ रहा है वो। समझ गए? आउटडेट ही तो हो रहा है वो, वेस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा। लेबर चाहिए तो तुम्हारी कम थी, अब ये सब चीजें तुम अकाउंट्स में पढ़ोगे पता है, और आगे जाके एडवांस अकाउंट्स में पढ़ोगे इन सब चीजों को डिटेल में। क्या होगा? लेबर लगानी तो सिर्फ 4 थी, लगा दी सिर्फ 5, ठीक है। एक लेबर तो खाली बैठा मिलेगा तुम्हें वहां पे ऑफिस में आके। समझ गए? यानी कि गुड डिसीजन मेकिंग ही पूरा बिजनेस का सक्सेस और सर्वाइवल बताता है। अगर तुम्हारे डिसीजन गुड नहीं होंगे, तुम्हारे डिसीजन वर्स्ट चले जाएंगे, तो वहीं तुम्हारे बिजनेस का सर्वाइवल और सक्सेस और ग्रोथ, तीनों ही चीजें तुम्हारी डल होती चली जाएंगी, ठीक है। तुम्हारे अगर बिजनेस में एक नॉर्मल क्वेश्चन तुमसे पुट ऑन करा जाए, ठीक है, तुम्हारे बिजनेस में एक नॉर्मल क्वेश्चन तुम लोगों से पुट ऑन करा जाए कि तुम्हारी बिजनेस की लागत कितनी होनी चाहिए, वो भी तो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। तुम्हें एक बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी यार, मतलब अगर तुम एक नॉर्मल धंधा खोल के बैठे हो, तुम अपने पापा के साथ या अपने ताऊ जी, मतलब जो भी तुम्हारे घर के बड़े होंगे जो ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे होंगे, तुम उनके साथ मीटिंग करोगे, बैठोगे, उनसे नॉलेज लोगे। और ज्यादा जो ज्यादातर फैमिली माइंडसेट होता है वो क्या बोलते हैं? 1 महीना जाके दुकान पे बैठ तभी तो धंधा आएगा। बताओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते? लड़कों को तो यही बोलते हैं। जो मेरे भी घर में जो चीजें हुई हैं कि भाई जाके 2 महीना दुकान पे बैठ, अपने आप धंधा आ जाएगा, फिर तेरी दुकान खुलवा देंगे। यही चीज होती है कि नहीं होती है? तो क्या होता है इससे, हमने क्या सीखा? बिजनेस सीखा, उसके बाद हमने लागत लगाई, यही होता है। वो भी तो डिसीजन मेकिंग से ही आती है। तो यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस कहाँ रिवॉल्व कर रहा है हमारा? डिसीजन मेकिंग पे। क्लियर हो गई बात? चलो, अब हम जब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, हम हमेशा अपना गुड और एफिशिएंट डिसीजन लेते हैं। जो हमारा मोस्ट एफिशिएंट डिसीजन होता है वो लेते हैं। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट क्या? लेस कॉस्ट लेकिन काम पूरा, काम पूरा, काम पूरा लेकिन कॉस्ट कम। वहीं इफेक्टिव का मतलब तो ये हो गया। वहीं एक दूसरा वर्ड और होता है इफेक्टिव का, जिसमें कॉस्ट तो पूरी लगती रहे लेकिन काम पूरा होता रहे। बताओ। नहीं, मुझे नाम भी, मुझे भी याद नहीं आ रहा। नहीं, इफेक्टिव का मतलब होता है कॉस्ट कम लगे। एफिशिएंट होता है, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया। इफेक्टिव का मतलब होता है कि कॉस्ट लगती रहे और काम भी काम पूरा हो जाए। हमें मोस्ट एफिशिएंट डिसीजन लेना चाहिए और हमें हमेशा लेस एफिशिएंट डिसीजन को इग्नोर कर देना चाहिए। यानी कि हमें हमारा डिसीजन कैसा होना चाहिए हमेशा? क्या हो गया? बोर हो गए? लिखा नहीं जा रहा? क्या हो गया? कुछ तो बताओ। बताओ बताओ, हंसी हंसी क्यों आई? पीछे भी आई? जल्दी जल्दी बताओ। बताओ।
अब पहले बैच में पढ़ चुके हो साथ में सारे, भैया के बैच में तीनों नंदग्राम से आते हो? यहाँ पे भी नंदग्राम से आए हो? पटेल नगर से, नंदग्राम से। वो कहाँ है? मुझे तो दोनों ही जगह नहीं पता ना, नगर। क्या पता, वैसे पता हो लेकिन नाम से नहीं जानती। छबिलदास के आसपास। आप पंचवटी में कहाँ से? मैं भी पंचवटी रहती हूँ ना। हाँ, मतलब बी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में। हाँ। आप? मरियम नगर से, न्यू पंचवटी। तो हाँ, प्रताप विहार से, सिद्धार्थ विहार से। चलो, दूर दूर से ही आता है सब, बस वही पास से आ रहा है। सही है। बोरिंग हो गया थोड़ा सा लेक्चर, बंद कर दें? बोरिंग लग रहा है तो कंटिन्यू कर ले? पक्का? टाइम क्या हो रहा है? 11:20 हो रहा है, अभी 40 मिनट्स और चल सकता है लेक्चर आराम से, 12 बजे तक का टाइम है मेरा। हाँ। क्यों? ज्यादा है? कम करना है? नहीं, सारे लेक्चर्स 2-2 आवर्स ईच होते हैं। शायद लॉ का कम है क्योंकि लॉ झिलता नहीं है इतना। लॉ में सेक्शन ज्यादा होते हैं ना, वो झिलती भी नहीं है। मैं सही बात बताऊं, लॉ बिल्कुल भी नहीं झिलती। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, रुको मर्ज कर देंगे।